नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने जहां चित्रकूट में महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने गाजीपुर में एक बड़ी रैली की। दोनों ने बीजेपी की सरकार पर अपने अपने तरीके से निशाना साधा। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। यूपी के चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में जमीन पर एक नई जान पड़ती दिख रही है। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। बुधवार को फिर उन्होंने चित्रकूट में लड़कियों से बात की। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं मुहिम के तहत लड़कियों को फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा दोहराया। ये कहा है हमने कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा पढ़ने के लिए और सक्षम बनाने के लिए। आपको आजकल इतने सारी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं उसके लिए, और उसके साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि जब आपके पास मोबाइल फोन है हाथ में तो कोई समस्या आए आप एकदम फोन कर सकती हैं अपने घर पर, या कोई मदद करने के लिए आ सकता है। इसी तरह से जो स्कूटी की प्रतिज्ञा है, तो जो स्कूटी देने की प्रतिज्ञा है, इससे आप, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई करने के लिए आपको दूर जाना पड़ा था, उससे बहुत सुविधा होगी। वो बीमार हो जाती हैं। खास बात यह है कि प्रियंका बस भाषण नहीं देती, लड़कियों को भी अपनी बात रखने का अवसर देती हैं और लड़कियां भी खुलकर बोल रही हैं। बहुत रुलाया है, बहुत प्रताड़ित किया है। मेरी बस्ती टोटल दलित समुदाय की बस्ती है। कभी आपका वहां जाना हुआ तो ये मेरी बस्ती का सौभाग्य होगा। आज भी वहां नाली और रोड जैसी दिक्कतें इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम दलितों के लिए, वोट के लिए सब कोई हमारे पास आता है, हमारे विकास के लिए कोई नहीं आता। उत्तर प्रदेश की जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने मंगलवार को किया, बुधवार को उसी पर अपनी ताकत दिखाने अखिलेश यादव पहुंच गए। समाजवादी पार्टी की इस रैली में बड़ी तादाद में भीड़ जुटी। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा। ये जनता श्रेय देगी समाजवादियों को। आज जो जनता दिखाई सड़कों पे दे रही है, अगर किसी को श्रेय दे रही है जनता तो समाजवादियों को श्रेय दे रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले इतने वर्षों में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। आज भी उनका विकास रंग बदलना है, नाम बदलना है, शिलान्यास का शिलान्यास करना है, उद्घाटन का उद्घाटन करना है। सपा और कांग्रेस दोनों ने ही यूपी में एक दूसरे से गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगा रही हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में अभी पुल के नीचे से बहुत पानी बहना बाकी है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा गढ़ मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में भी सियासत दिखाई दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पंचायत करके चुनाव में कमल के फूल के सफाई की बात कही। ये मेला 2 साल बाद हो रहा है तो इसका रंग कुछ सियासी है। रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। छोटा कुंभ कहे जाने वाले गढ़ मुक्तेश्वर मेले में लाखों लोग कार्तिक स्नान करने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। ये हुजूम देखकर सियासी नेताओं के भी हजारों बैनर पोस्टर लग गए हैं। सियाना के अलीपुर गांव के बुग्गी पर सवार होकर परिवार समेत 65 साल के रामरतन कहते हैं कि इस बार नेता ज्यादा पहुंच रहे हैं। पहले कोई मेला में आवा ही ना हो नेता, कोई नेता नहीं आता था, अब सारे नेता आने लगे। अब नेता आ रहे हैं। क्यों नेता आ रहे हैं? कई आ रहे हैं, नहीं पहले तो आए ही ना। कार्तिक मेले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग पहुंचते हैं, लिहाजा राजनीतिक नेताओं के तंबुओं की भरमार भी है। मेले के बाजार में लाठी खरीद रहे किसान भी इसके सियासी संकेत को खूब समझ रहे हैं। किसान ज्यादा कमजोर है, उसे राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी बजाय लाठी के। अच्छा, मतलब अब किसान जो है वो लाठियों से लड़ाई नहीं लड़ सकता है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगा? यहाँ तो सारी पार्टियों के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, सैकड़ों नेता घूम रहे हैं। जो भी किसानों के खिलाफ होगा उसके खिलाफ किसान एकजुट होकर लड़ेगा।
गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां लाव लश्कर समेत पहुंचे। हजारों किसान नेताओं के साथ उनकी पंचायत यहां भी सज गई। लज्जा मेरी राखियो श्री वर्धा के असवार। राकेश टिकैत ने पंचायत के दौरान कहा कि इस बार कमल के फूल का सफाया करना है। वो जो नारा है ना, एक फूल कमल का फूल, सफाया करो सफा करो सफा, इसे निपटाओगे इसको। चुनाव नजदीक है, लिहाजा सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत अपनी चुनौती पेश करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। हमारी पंचायत को रोका, डिस्टर्ब करा तो ना प्रधानमंत्री कहीं उतरेगा ना मुख्यमंत्री उतरेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं उतरेगा। अगर हमारी पंचायत को डिस्टर्ब करा तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जमीन पर तो उतरेगा नहीं भाई। कार्तिक मेले की धार्मिक महत्ता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहीं पर दीपदान किया था। लेकिन 2 साल बाद हो रहे मेले में लोगों को लुभाने का कोई मौका किसान नेता भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। गढ़मुक्तेश्वर से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। कहा है कि आप मुद्दे को भटकाने में लगे हैं। इधर प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकार ने कई कदमों का ऐलान किया है। दिवाली के 2 हफ्ते बाद भी दिल्ली एनसीआर के माहौल में प्रदूषण को महसूस किया जा सकता है। धूप धुंधली है, हवा भारी और प्रदूषण के मानक खतरनाक की श्रेणी के पार हैं। इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्यों की सरकारों को तीखी टिप्पणी सुननी पड़ी। अदालत ने कहा, सरकारों का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कोई आदेश नहीं दे रहे, लेकिन सरकार कदम उठाए। नौकरशाही जड़ हो चुकी है, चाहती है कि सब कुछ अदालत कर दे। अलग अलग आंकड़े देकर मुद्दे को भटका रहे हैं। कोई बताए सरकार साल भर क्या करती है। टीवी पर बहस ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलाने पर राज्य और केंद्र के अलग अलग दावों पर अदालत खास तौर पर नाराज दिखी। कहा कि प्रदूषण का ठीकरा सब एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश में है। ऑनरेबल कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि वो संतुष्ट नहीं है जो कि सरकार और बाकी राज्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं और जो इमरजेंसी मेजर्स हैं लेने चाहिए वो सब नहीं लिए गए हैं। सेंटर ने अपना एफिडेविट फाइल किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद कर दी जाएंगी एक्सेप्ट फ्रॉम सर्टेन कैटेगरीज। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे स्कूल्स एनसीआर रीजन में बंद कर दिए जाएंगे और ये भी सारे स्टेट्स को कहा है कि वो सेंटर को योगदान करें। कुछ ऐसी भी टिप्पणी की है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं करना चाहती, सब कुछ कोर्ट पे ही छोड़ देते ये भी उन्होंने नोट किया है कि इट इज ब्यूरोक्रेसीज फेलियर टू इम्प्लीमेंट टू कर्ब एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। उधर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की मार को देखते हुए कई अहम कदमों का ऐलान किया। 21 नवंबर तक सभी निर्माण कार्य रोके। सभी सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी। गैस से चलने वाले उद्योगों के अलावा बाकी उद्योग बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर गैस के अलावा जो भी इंडस्ट्री चल रही है उस पर पूरी तरह से बैन रहेगा और उसके लिए टीमें इंस्पेक्शन करेंगी। अगर कोई भी पोल्यूटेड फ्यूल पे अगर इंडस्ट्री चल रही है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनकी लिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को हैंडओवर किया गया है, जिसको लेकर के वो कार्रवाई शुरू करेंगे, जो उसका चलना बंद करेंगे। वैसे इन कदमों और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार भी जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया, दिल्ली सरकार बस विज्ञापनबाजी में लगी है। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको? कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी, केवल दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के किसानों को उन्होंने 40,000 रुपए के कैप्सूल को लेकर पूरे भारतवर्ष में एडवर्टाइजमेंट किया।
जितना वास्तविक प्रदूषण दिख रहा है उतना राजनीतिक प्रदूषण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि बहुत हो चुका है, सरकारों को कदम उठाना होगा। अदालत कोई आदेश जारी नहीं करना चाहती, लेकिन उसे इस मामले में मजबूर भी ना किया जाए। नई दिल्ली से मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। श्रीनगर के हैदरपुरा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के साथ 2 व्यापारियों के मारे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जहां पुलिस दोनों व्यापारियों को आतंकवादियों की मददगार बता रही है, वहीं परिवार वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और शव मांग रहे हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही जांच की मांग की है। अल्ताफ बेटी उस लम्हे के बारे में बता रही है जब उसे अपने पिता के ना रहने की जानकारी हुई। उसके पिता एक कारोबारी थे जो सोमवार को एक विवादित मुठभेड़ में मारे गए। परिवार अंतिम संस्कार के लिए शव पाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारे गए कारोबारियों अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदासिर गुल के परिवारजनों ने विरोध में प्रदर्शन किया। वो शव देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कानून और व्यवस्था का हवाला देकर शव देने से मना कर दिया और फिर 100 किलोमीटर दूर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मैं डॉक्टर मुदस्सिर की मिसेज हूँ। मैं अपने हस्बैंड की डेड बॉडी मांग रही हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं। उसका बाप है, वो मर जाएगा। उसको बेटे की शक्ल दिखाओ, मुझे मेरे हस्बैंड की शक्ल दिखाओ, बस। हमें और कुछ नहीं, हम कुछ वी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, वी आर ओनली डिमांडिंग जस्टिस। वी आर ओनली डिमांडिंग हमें उसकी डेड बॉडी दे दो, हमें उसकी शक्ल दिखाओ कि मोह लाग अथ बह लाग अथ बह रट खोर बह मंग माफी, हमें उसकी शक्ल दिखाओ। So you want to see him one last? Yeah, we want to see him one last time. We want to do his last burial rites. That is it. तकरीबन 7 बजे शाम को गया मैं पुलिस के पास कंट्रोल रूम में। उन्होंने कहा हम 30 आदमी गए थे सर वहाँ कंट्रोल रूम बटमालूम में को उनको कहा कि हमें लाशें दे दीजिए वापस। पुलिस का कहना है कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी और एक स्थानीय आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं और मौके से 2 पिस्टल बरामद हुई है। मैंने खुद पत्थर से मिलिटेंट मारा है और खुद मुझे गोलियां आई हैं। मेरा एक भाई चचेरा, वो भी गोलियों से मिलिटेंटों ने मारा। उसके बाद हम घर से माइग्रेंट हो गए। 11 साल के बाद हम घर वापस आए। मैंने बच्चों को बड़े मुश्किल से छुपा छुपा के जनाब पाला था और पढ़ाया था। आज उसका रिजल्ट ये निकला कि एक हिंदुस्तानी आदमी पत्थर से मिलिटेंट को मारता है और उसके बच्चे को मिलिटेंट बनाते हैं और उसको गोलियां लगाकर मार देते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मामले की जांच के लिए जम्मू में धरना दिया और फारूक अब्दुल्ला ने जांच और मारे गए लोगों के शवों को उनके परिवारों को देने की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात की। परिवार का कहना है कि बेगुनाहों का बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। वहाँ सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है जिससे तहकीकात में मदद मिल सकती है, लेकिन पुलिस ने कई हद तक इसको डिफेंड किया है। कभी ये बताया कि मिलिटेंटों की गोलियों से मारे गए और फिर कहा कि शायद क्रॉस फायरिंग में होंगे। लाशों के लिए भी लोगों को भीख मांगनी पड़ती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा है कि एक तहकीकात होनी चाहिए, टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए और जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है खत्म होना चाहिए। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने कोल्हापुर में एक ऐसी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया है जिसका मालिक मुंबई का एक वकील है। पुलिस ने मामले में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य सरगना वकील फरार है। राजकुमार राजहंस दुनिया की नजर में वकील, लेकिन पुलिस के मुताबिक नशे का सौदागर, जिसने न सिर्फ कोल्हापुर के चंदगढ़ में नशे का पाउडर मेफेड्रोन बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, बल्कि कोल्हापुर से मुंबई तक ड्रग्स डिलीवरी का काम भी करता था। एक्यूज जो है वो यहाँ से सैटरडे संडे या फिर बीच में महीने में कभी भी जब उसको ज़रूरत पड़ती थी तब खुद की कार लेके फार्म हाउस पे जाता था। वहाँ से तैयार जो मेफेड्रोन है वो लेके मुंबई में आता था और उसके जो फिक्स पेडलर्स हैं उनको सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक बांद्रा में एक महिला 50 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी। उससे पूछताछ के बाद कोल्हापुर की ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ। स्थानीय पुलिस की मदद से वहां छापा मारने पर
2 करोड़ 35 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ। ये मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किए जाने वाले वेरियस अपरेटस जैसे मेजरिंग फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, कुछ ड्रायर्स, इलेक्ट्रिक ओवन और बाकी कुछ अपरेटस इसमें जब्त किए गए हैं। इसके साथ 120 ग्राम ऑफ मेफेड्रॉन भी यहाँ पे बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक वकील राजहंस पोल्ट्री फार्म के आड़ में ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहा था और इलाके में खुद को समाज सेवक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटा था। उसके लिए उसने कोल्हापुर के ढोलगरवाड़ी में स्कूल खोलने का प्लान भी बनाया था, लेकिन उसकी काली करतूत पुलिस की नज़रों से छुप नहीं पाई और अब मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।